everyone, welcome to your biology class. This is Sail Pragya and today we will talk about connective tissue. In the last class we have studied about epithelial tissue. We also studied that human body or animal tissue is divided into four different types of tissue. The first one was epithelial tissue, second was connective tissue, third muscular and fourth nervous tissue. So first we have discussed in the last class, and in this class we will study about connective tissue. So first of all we should know what is connective tissue. Connective tissue है क्या? Why should we study about connective tissue and how is it important for all of us? So connective tissue, as the name is suggesting, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, it is connecting something. Connecting means it is just creating a bond between the different organs. ये हमारे शरीर में एक अहम भूमिका निभाता है. It connects our different body organs and binds the cells of other tissue. So the most important characteristic feature of connective tissue is it connects or binds the cells of other tissue. And not only this, we should also know that this is the most widely distributed tissue. ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है, और यह इसलिए है कि चाहे बोन की बात करें, चाहे कार्टिलेज, चाहे ब्लड हो, चाहे लिम्फ हो, सब कुछ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम लोग पढ़ेंगे. सो इट इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू एंड इट गिव्स रिजिडिटी एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन. और अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें तो यह हमारे बॉडी को रिजिडिटी देती है, सपोर्ट देती है. क्यों? क्योंकि यह हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को बांध कर रखती है. इट बाइंड्स आवर cells, different types of cells or different types of organs, because it is connecting other organs, so it gives us rigidity and support to the body organ. And it is composed of cells, numerous thick thread-like structure called fibers. So we will talk about the structure afterwards. First of all, function we knew that it just give rigidity and support to the body organs. अभी हम लोग स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे. तो अभी सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप लोग जान चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि कोई भी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हो, सारे सेल्स लिविंग होते हैं. चाहे हम लोग बोन की ही बात क्यों ना करें, बोन शब्द दिमाग में आते ही लगता है कि बोन के टिश्यू ये लिविंग नहीं होंगे, ये काफ़ी हार्ड है. सो इट्स नॉट, इट्स कांट बी अ लिविंग टिश्यू, बट इट्स अ लिविंग टिश्यू. एंड दिस लिविंग टिश्यू इज फाउंड इम्बेडेड इन अ नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग जान चुके हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है. ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को बाइंड करता है, ये हमें सपोर्ट देता है. अब हम लोग बात करेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स की. तो कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इसके स्ट्रक्चर में इसके कुछ सेल्स पाए जाते हैं. सपोज ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं, और सेल्स जो पाए जाते हैं तो इसके सेल्स काफ़ी दूर दूर पाए जाते हैं. जब हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे तो वी हैव सीन दैट द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज. सारे सेल्स एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थे, काफ़ी क्लोज थे, एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द टू सेल्स. दो सेल के बीच जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस. तो जब हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जाना था कि इन सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, देयर इज नो एनी इंटरसेलुलर स्पेस. बट नाउ वी आर स्टडीइंग लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन द टू सेल. सपोज दिस इज कनेक्टिव सेल. ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल हैं, और दो सेल के बीच में काफी स्पेस है. अब ये सेल एक सब्सटेंस सिक्रीट करेगा जो कि इंटरसेलुलर स्पेस में फिल्ड रहेगा. तो सपोज इट इज दिस सब्सटेंस इज सिक्रीटेड दैट इज फिल्ड इन द इंटरसेलुलर स्पेस. तो यही सब्सटेंस मैट्रिक्स कहलाएगा. दिस इज ओनली नोन एज मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है, एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. It is made up of protein plus polysaccharide.
means poly means many, saccharide means sugar molecules. So when many sugar molecules remain attached with each other or joined molecules are joined with each other, then it is known as polysaccharide. It forms a chain of saccharide, so it is known as polysaccharide. तो ये बना होता है मैट्रिक्स जो होता है ये बना होता है प्रोटीन प्लस पॉलीसेक्राइड. सो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसके स्ट्रक्चर के बारे में. तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंपली हम लोगों को इमेजिन करना है अबाउट अ केक. सपोज एक केक है, केक में हम लोग कुछ जेम्स या चेरी वगैरह डालते हैं, तो ये उसके जेम्स हो गए सेल, कनेक्टिव टिश्यू के सेल, एंड द जेली लाइक सब्सटेंस, जो केक का जेली लाइक सब्सटेंस हो गया वो उसका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हो गया. अब मैट्रिक्स में कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं. इफ केक को बाइंड करने के लिए कुछ धागे, जैसे हम लोग इमेजिन करें कि कुछ धागे डाल दिए हैं ताकि केक बिखरे नहीं, फैले नहीं, तो इसके लिए उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग कुछ धागे, कुछ सम स्ट्रैंड्स वी पुट इनसाइड द केक. तो ठीक उसी तरह इसमें कुछ स्ट्रैंड्स पाए जाएंगे. तो ये स्ट्रैंड्स ऐसे समझ लीजिए. So these strands are protein fiber. These are protein fiber. So these fibers just give the strength to the connective tissue. So we will study about different types of protein fibers present in the connective tissue, and mainly these fibers are of two types. अभी हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू चाहे किसी भी टाइप का हो, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होंगे और उनमें ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ सेल्स पाए जाएंगे. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जस्ट इमेजिन अ केक. In that cake, suppose some cherry or some substances, tutti frutti we just put for decoration of the cake. तो हम लोग सब ये मान लेते हैं कि ये जो ग्रैन्यूल्स है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये हम लोग चेरी कुछ केक में डाले हैं. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. और सेल के चारों ओर जो मैट्रिक्स पाए जाएंगे, मैट्रिक्स आर नथिंग, it is secreted by the cell of connective tissue only. ये connective tissue के सेल के द्वारा ही secreted होता है. तो इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ थ्रेड लाइक, मोटे मोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे. ये मान लो कि हम लोग अपने केक को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए धागा जैसा कुछ डाल देते हैं. तो जस्ट लाइक दैट ओनली दीज आर स्ट्रैंड, फाइब्रस स्ट्रैंड. तो ये जो फाइबर होता है ये कनेक्टिव टिश्यू के सभी टाइप्स में पाया जाता है एक्सेप्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू वेयर फाइबर्स आर नॉट फाउंड. इसमें किसी भी तरह का फाइबर्स नहीं पाया जाता है. ये जो फाइबर्स पाए जाते हैं वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को छोड़कर दूसरे सारे कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाएंगे. तो हम लोग देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो इन दैट सेल्स आर फाउंड embedded in a non-living intercellular matrix. These matrices are secreted by the cell of connective tissue only, and except these two things, some thread-like structures are also found. These threads-like structures are protein fiber. These are protein fiber. ये प्रोटीन फाइबर दो तरह के होते हैं. इट इज ऑफ टू टाइप्स, कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर. कोलाजन फाइबर इज ऑफ व्हाइट इन कलर. ये कोलाजन फाइबर, दो ही तरह के प्रोटीन फाइबर के बारे में वी हैव टू स्टडी अबाउट ओनली टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाइबर. दीज आर कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर. कोलाजन फाइबर्स आर व्हाइट इन कलर, फ्लैक्सिबल बट नॉट स्ट्रेचेबल. ये फ्लैक्सिबल होते हैं लेकिन स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं, इसको हम खींच नहीं सकते हैं. दीज आर फ्लैक्सिबल बट नॉट स्ट्रेचेबल. बट इलास्टिक फाइबर होते हैं, वो इलास्टिक होते हैं एंड स्ट्रेचेबल होते हैं, एंड दीज आर येलो इन कलर. सो अब तक हम लोगों ने देखा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, देन सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हाउ इट इज अरेंज्ड इन द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हाउ इट इज अरेंज्ड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो एपिथेलियल टिश्यू वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू. तो
एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू में पहला डिफरेंस इंटरसेलुलर स्पेस का है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके सेल्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, ये काफ़ी दूर दूर पाए जाते हैं, इनके बीच स्पेस होता है और ये स्पेस इंटरसेलुलर फ्लूइड के द्वारा भरा जाता है। तो ये इस अंतर था। अब ये दूर दूर होते हैं और उसमें कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। अब हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 subcategories. These 3 subcategories are connective tissue proper, then supportive connective tissue and fluid connective tissue. अब connective tissue proper में क्या होगा कि these are known as loose connective tissue. Loose connective tissue. Why loose connective tissue? Because इसमें जो cells होंगे और जो fibers होंगे वो काफी दूर दूर located होंगे. The cells and fibers are located far away from each other, so it is also known as loose connective tissue. अब अगर ये loose होंगे तो ये weak भी होंगे, तो ऐसे connective tissue weak होते हैं और इसमें क्या होता है कि matrix less rigid होता है. On the basis of types of matrix only we have divided 3 types of कनेक्टिव टिश्यू. तो मैट्रिक्स इसमें क्या होगा, काफी लूज पाए जाएंगे और लेस रिजिड मैट्रिक्स पाए जाएंगे. सेल्स एंड फाइबर्स आर फाउंड फार अवे एंड वीक कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज कंसीडर्ड एज वीक कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि ये दूर दूर पाए जाएंगे तो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा. So this type of connective tissue further divided into 3 categories. These are areolar connective tissue, adipose connective tissue and fibrous connective tissue. Fibrous को फिर से हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, that is tendon and ligament. Tendons and ligament. Now the second category is supportive connective tissue. As the name is indicating, supportive means ये हमें support देगा, that means it will be strong in nature. So this type of connective tissue is strong and rigid in nature. So ये rigid कैसे हुआ? Because the matrix found in this type of connective tissue is rigid. तो matrix rigid हो गया जिस कारण ये connective tissue भी काफी strong हुआ और hard हो गया. So this type of connective tissue is divided into 2 groups. These are cartilage and bones. So in this type of connective tissue, cells and fibers are located closely. वो close होंगे तो connective tissue का जो matrix होगा वो काफी dense हो जाएगा. तो इस तरह से this type of connective tissue having dense matrix. तो इसके matrix rigid होंगे और dense होंगे. अब जो third type of connective tissue है, this is fluid connective tissue. As the name is indicating, fluid means इसके जो matrix होंगे वो fluid type होंगे, liquid type होंगे. So it is known as fluid connective tissue. This is of 2 types, blood and lymph. Now इसमें तो fibers पाए नहीं जाते हैं, बाकी जितने भी टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के उस सब में फाइबर्स पाए जाएंगे. फाइबर्स मेनली 2 तरह के होंगे, आइदर कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर. सो these all I have explained. So in this way types of connective tissue is clear for all of you. So till now what we have studied, what are the connective tissue, what is its function, what is its structure and what are the characteristic features, how it is classified into different types. So all these different terms are also given for different types of cells present in connective tissue. So now we will discuss different types of cells present in the connective tissue. So जितने भी तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं सब में ऑलमोस्ट सेम काइंड के सेल्स पाए जाएंगे. तो हम लोग जनरली जो जनरल सेल्स हैं उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहला सेल आता है फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट जैसा कि नेम, ब्लास्ट मीन्स टू फॉर्म, ब्लास्ट मीन्स टू फॉर्म, टू क्रिएट. तो फाइब्रोब्लास्ट मीन्स द सेल दैट इज फॉर्मिंग फाइबर्स. तो फाइबर फॉर्मिंग सेल्स को हम लोग कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट. So from here fibers are coming out, so this type of cell is known as fibroblast. फाइब्रोब्लास्ट हो गए.
फिर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू फ्लूइड टिश्यू में जैसे ब्लड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाएंगे, जैसे आरबीसी डिस्क शेप्ड, डब्ल्यूबीसी, there are mainly 5 types of cells found in WBC, white blood corpuscles में on the basis of their nucleus, different shape of nucleus, we will identify different types of white blood corpuscles. For example, in basophil, these lobes are irregular nucleus, so irregular nucleus वाले को basophil कहेंगे, और eosinophil just earphone के तरह इनका nucleus होता है, bilobed, and in lymphocyte a large nucleus is found and that is centrally located. और फिर हम लोग न्यूट्रोफिल को पहचानते हैं, many nuclei are there, so multinucleated cell is this. एंड देन मोनोसाइट जिसमें न्यूक्लियस जो है किडनी बीन्स के शेप का होगा, एकदम किडनी के जैसे शेप का होगा। तो कभी कभी ये एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनके सेल्स को आइडेंटिफाई करें, तो on this basis we can easily identify the different types of cells of blood. तो blood में generally RBC, WBC and platelets पाए जाते हैं, these are platelets. Now what about function of RBC, WBC and platelets? तो RBC, these participate mainly in transportation. RBC का वैसे तो बहुत काम है, लेकिन mainly transportation में. For example, these brings blood brings oxygen from the lungs to different body cells, and from body cells to the lungs it carry carbon dioxide. तो ट्रांसपोर्टेशन इसका मेन फंक्शन है, और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, रेस्पिरेटरी गैसेस को छोड़कर और भी जितने चीज भी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेड होते हैं, तो दैट इज परफॉर्म्ड बाय ब्लड. सो ब्लड की हेल्प से सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे वो हम लोग जो डेली ड्रग्स लेते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टेड होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू डिफरेंट बॉडी सेल्स जब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो ब्लड के थ्रू. तो मेनली जो मेन फंक्शन है ब्लड का वो है ट्रांसपोर्टेशन, सो इट पार्टिसिपेट्स इन ट्रांसपोर्टेशन. नाउ WBC just fights with infection and it acts as soldiers and eat upon the germs. तो WBC 5 तरह के हैं on the basis of presence of granulocytes and agranulocytes. फिर उनके फर्दर डिवीजन है, तो बेसोफिल, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स, ये 5 तरह के सेल पाए जाएंगे. तो ये मेनली डिफरेंट टाइप्स के सेल्स थे जो पाए जाएंगे आपके कनेक्टिव टिश्यू. और भी फर्दर कुछ सेल्स हैं दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. अभी तक हम लोग स्ट्रक्चर, फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पढ़ चुके हैं. कनेक्टिव टिश्यू में कितने तरह के हो सकते हैं, अब हम लोग एक एक करके वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सो जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसको समझने से पहले एक बात समझनी होगी कि जब भी हम लोग आजकल जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कोई महंगी चीज़ हमारे पास आती है, तो आप देखते होंगे उनकी पैकेजिंग बहुत खास होती है. तो वो जो पैकेजिंग होती है, तो एयर बबल्स वाला कुछ इन्वेलप होता है, उसके अंदर वो पैक्ड रहता है, तो दैट मीन्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है जिस ऑर्गन को. तो वहाँ पर हम लोग एरियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं. तो मेन इसका फंक्शन क्या है कि इट बाइंड्स द विसरल टिश्यू, ऑलमोस्ट ऑल विसरल टिश्यू. विसरल मीन्स वेरी डेलिकेट सॉफ्ट ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर है, जैसे कि हार्ट है, हमारा स्टमक है, तो जितने भी विसरल ब्रेन है हमारा, तो विसरल डेलिकेट टिश्यू हैं या ऑर्गन हैं, वो सब किससे कवर्ड रहेंगे, किससे पैक्ड रहेंगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से. तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, पैकेजिंग. तो ये पैकेजिंग मटेरियल है, दिस इज द पैकेजिंग मटेरियल फॉर ऑलमोस्ट ऑल विसरल ऑर्गन्स. इवन नर्व्स भी पैक्ड रहते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, क्योंकि अगर नर्व्स को पैक नहीं किया जाएगा तो ऐसा होगा कि जरा सी भी चोट लगेगी या कोई एक्सीडेंट होगा तो पता चला नर्व्स ही ब्रेक कर गया. तो इसलिए नर्व्स को भी अच्छे तरह से पैक करना होता है, तो वो पैकेजिंग का काम करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. देन ब्लड वेसल्स भी हैं, ब्लड वेसल्स को भी पैक करने का काम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का हुआ.
नाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू? तो ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इट इज फाउंड जस्ट बिलो द स्किन, ये स्किन के नीचे पाया जाएगा। तो ये स्किन जो होता है ये कैसे होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर पर ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाएगा। एपिथेलियम के ठीक नीचे में ये एपिडर्मिस हो गया, यहाँ से यहाँ एपिडर्मिस, epidermis just below the basement membrane a thick layer of dermis is present, and below the dermis areolar tissue is found, areolar tissue is found। तो dermis के ठीक नीचे में, that's why its location is known as subcutaneous layer, sub means below, cutaneous means skin, so it is found just below the skin, just below the dermis layer। epidermis and dermis दोनों मिलकर बनाते हैं skin, तो it is found just below the skin। तो skin के नीचे adipose, areolar plus adipose दोनों पाए जाएंगे, plus adipose। So the location of areolar or adipose is just below the skin। So now we understood what is the location of areolar tissue, what is its function। Now इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसके स्ट्रक्चर में बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है कि इसमें जितने भी तरह के सेल्स हैं आप सब बना दो। तो ये हो गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर। इसमें फाइब्रोब्लास्ट पाए जाएंगे, इसमें WBC पाया जाएगा, लिम्फोसाइट, इयोसिन, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, सारे के सारे इसमें मौजूद होते हैं। तो दिस सिंपल स्ट्रक्चर इज ऑफ, और इसके बीच में आप आराम से कनेक्टिव टिश्यू भर दो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ areolar connective tissue। In areolar connective tissue almost all types of cells are found। So यही बेसोफिल आगे चलकर मास्ट सेल बनाते हैं, and mast cell will fight against infection। तो what is the function of RBC? Transportation, WBC fighting against infection, and platelets blood clotting, it helps in blood clotting। So now we have understood the structure, function and location of areolar connective tissue। Now next is adipose connective tissue। Now we will see the structure of areolar tissue and adipose tissue so that we can compare both the tissue। As I told you, in the areolar tissue all kind of tissue, WBC, RBC, all kind of tissue is present, but all kind of cells are present, but the main difference between areolar and adipose tissue is that here the fibers, protein fibers are thick and in bundles। यहाँ पे येलो फाइबर और व्हाइट फाइबर दोनों होंगे लेकिन काफी मोटे मोटे होंगे, बट इन एडिपोज टिश्यू देयर आर वेरी थिन एंड शॉर्ट फाइबर्स आर देयर। तो सेल्स हैं, उसके बाद चारों तरफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में फिर फाइबर्स हैं। तो मेनली यही स्ट्रक्चर पाया जाता है किसी भी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होंगे, सेल्स चारों तरफ से इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से सराउंडेड होंगे और उनमें प्रोटीन फाइबर्स पाए जाएंगे। प्रोटीन फाइबर एज आई टोल्ड यू दो तरह के होते हैं, कोलाजन एंड इलास्टिन। कोलाजन व्हाइट कलर का होगा, वेरस इलास्टिन इज येलो कलर प्रोटीन फाइबर। तो अगर हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एज आई टोल्ड यू जितने भी सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन्स हैं वो पैकेज्ड होंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से, और बाकी का जो स्पेस बच जाएगा, सपोज बॉडी के अंदर स्टमक है, किडनी है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, सारे ऑर्गन्स अरेंज्ड हैं। अब कुछ स्पेस जो बच गया है वो स्पेस जो फिल होगा वो किससे होगा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से। सो द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज फिलिंग टिश्यू। जहाँ तक कि एरियोलर की बात थी, एरियोलर पैकेजिंग मटेरियल की तरह जाना जाता था, अब पैकेज्ड हो गए हैं सारे ऑर्गन्स। सारे ऑर्गन्स के बीच जो गैप रह गया है उस गैप को फिल किया जाता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से, ताकि उनके बीच गैप ना रहे, वो एक जगह पर फिक्स रहे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हिलने डुलने से उनके लोकेशन भी बदल जाए। इसलिए ऑर्गन्स को एक जगह पर फिक्स रखने के लिए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और पैकेजिंग के लिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
अब इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं. नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में भी सेल्स पाए जाएंगे. सेल्स चारों तरफ से इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में रहेंगे और इनके चारों तरफ भी छोटे छोटे प्रोटीन फाइबर्स पाए जाएंगे. बट द मेन characteristic feature of adipose tissue cells are also known as adipocytes. Adipose tissue cells are also known as adipocytes. Adipo means adipose, related to adipose tissue, and cytes means cells. तो adipose tissue के जो cells होंगे उनको हम लोग कहेंगे adipocytes. तो adipocytes जो होंगे उनका structure बहुत ही खास होगा, एकदम रिंग के जैसा होगा. ये रिंग सी दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उनके न्यूक्लियस यहाँ पर आ जाएंगे पेरिफेरी पर. सो ड्यू टू दिस न्यूक्लियस एंड लार्ज वैक्यूल, इनके अंदर बहुत बड़ा सा एक वैक्यूल होगा. तो इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म काफी कम होंगे, वेरी लेस साइटोप्लाज्म एट द पेरिफेरी, और इंटायर स्पेस इज occupied by a large vacuole. तो ये large vacuole it remains fat filled vacuole. So ये फैट से भरा रहेगा. सो द मेन फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू इज स्टोरेज ऑफ फैट. ये फैट को स्टोर करेगा. एंड नॉट ओनली दिस, एज वी नो फैट इज इंसुलेटर, मीन्स ये इंसुलेटेड होने के कारण क्या करता है, हमारे बॉडी को वार्म भी रखता है. सो अभी तक हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें कि इसके एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो रिंग शेप्ड होते हैं. यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो जब भी एडिपोज टिश्यू के सेल को पहचानना होगा तो हम लोग रिंग शेप्ड सेल को देखकर पहचानेंगे, जिसको हम लोग एडिपोसाइट बोलते हैं. सो द सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू इज नोन एज एडिपोसाइट, सराउंडेड बाय इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एंड फाइबर्स. In fibers, both kind of fibers are present, that is the white fiber and yellow fiber. White fiber is known as collagen and yellow fiber elastin. Elastin elastic होगा and collagen ये फ्लेक्सिबल होगा बट इलास्टिक नहीं होगा. तो अभी तक दोनों के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझा. नाउ वी कैन कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू. लोकेशन एज वी नो सबक्यूटेनियस, that means just below the dermis, the location of adipose tissue and areolar tissue, and also adipose tissue as packaging material inside the body. So इनके functions भी समझ में आ गया कि it keeps the body warm, it stores fat in the vacuole, large vacuole, and it is also known as filling tissue. So these two are clear now. Now we will discuss tendon and ligament. Now we will study about the third one, fibrous connective tissue. The third type of connective tissue proper is fibrous connective tissue, and it is further divided into two categories. These are tendons and ligaments. So fibrous connective tissue, as the name is suggesting, fibrous means more fibers are found here. And on the basis of rigidity, it is divided into two categories, tendons and ligaments. Now the characteristic feature of tendons are, it is made up of white fibers. As we know, white fibers are non-elastic. So the nature of tendon is very tough and it is non-elastic. Now it connects muscle to bones. The function of tendon is to connect muscle to bones. The next is ligament. Ligament is made up of yellow fiber, and as we know, yellow fiber is actin fibers. That means it is elastic fiber, and due to this reason it is elastic in nature and connects bone to another bone. Yellow fibers, it is due to presence of yellow fibers, it is elastic and it connects bone to another bone. Now I am going to represent one model, knee model, so that you will understand the location and function of tendons and ligament. So this is the knee model, and with the help of this model you will try to understand the location of tendon and ligament and then its function. This is muscle, and these muscles remain attached to the bone with the help of tendon. So this portion is known as tendon. ये टेंडन हेल्प करता है
है मसल्स को बोन से अटैच्ड रहने में। ठीक उसी तरह ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन, दिस वन पोर्शन इज अटैचिंग टू बोन्स, दो बोन्स को एक दूसरे से जोड़ रहा है। सो दिस पोर्शन इज नोन एज लिगामेंट। इज इट क्लियर? टेंडन बोन टू मसल्स को जोड़ रहा है, बोन से मसल्स को जोड़ रहा है, दिस पोर्शन इज नोन एज टेंडन। एंड लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लिगामेंट। सो now the next is supportive connective tissue, and as I told you its matrix is dense, so it is hard and tough. Now the first one is cartilage. Cartilage is covered by a tough fibrous membrane called perichondrium. Chondrium means cartilage, chondrium means cartilage, peri means surrounding. So the cartilage remains surrounded by a membrane that is known as perichondrium. Now, what is the location of cartilage? What is cartilage? So, cartilage is a soft and flexible structure of our body. Soft and flexible structure of our body that is non-porous. उसमें कोई पोर्स नहीं पाए जाएंगे। ये जो पोर्स होते हैं इन बोन या कार्टिलेज के ऊपर, तो ये पोर्स होते हैं ताकि ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई, एज वी ऑल नो दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स, ये सारे सेल्स लिविंग होते हैं, तो ब्लड सप्लाई के लिए इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं ताकि ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज इनके अंदर एंटर कर सके, नर्व फाइबर्स इनके अंदर इंटर कर सके, तो इसलिए ये पोरस होते हैं। बट कार्टिलेज जो है एक नॉन पोरस स्ट्रक्चर है, whereas bone is a porous structure. It is soft and flexible. Cartilage is soft and flexible, whereas bone is hard and tough structure of our body. तो अभी हम लोग कार्टिलेज पढ़ रहे हैं, and the location of cartilage is very common. See, as the at the tip of nose, tip of nose cartilage is there. Our ear pinna, it is also made up of cartilage, and we can see that it is pliable. Pliable means ये मुड़ सकता है, twist हो सकता है, तो it is pliable. So the characteristic feature of cartilage is it is soft and flexible, pliable, and the cells of cartilage is known as chondroblast. Chondroblast. Chondro means cartilage, blast means to form, so it forms cartilaginous cells, so it is known as chondroblast. Now chondroblast is embedded in a matrix. Matrix में तो embedded रहेगा, लेकिन ये जो chondroblast है ये पाए जाएंगे एक स्पेस में, fluid filled space में पाए जाएंगे, that is known as lacuna. This space is known as lacuna. अब ये जो chondroblast cells हैं ये ग्रुप्स में पाए जाएंगे, either group of 4, 2, ये एक से ज्यादा के ग्रुप में पाए जाएंगे, और ये एक fluid filled space में पाए जाएंगे जिसको हम लोग lacuna कहेंगे. And the matrix is made up of protein. The matrix of cartilage is made up of protein, whereas the matrix of bone is made up of calcium and फॉस्फोरस. तो अब हम लोग सिर्फ बोन के सेल्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे, अदरवाइज लोकेशन, बोन तो हमारे बॉडी के पूरे स्केलेटन सिस्टम को बनाता है, तो इसके अब कार्टिलेज के लोकेशन को और लोकेशन हम लोग देख सकते हैं, जैसे इन द नोज टिप, देन पिन्ना, देन यूस्टेशियन ट्यूब जो कि इंटरनल ईयर में होता है, देन इपीग्लॉटिस, यहाँ पर जो इपीग्लॉटिस होता है वो भी कार्टिलेज का बना होता है, देन इन द ट्रैकिया दैट इनकम्प्लीट शी शेप्ड रिंग्स आर फाउंड, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज. एंड नॉट ओनली दिस, कार्टिलेज आर ऑल्सो फाउंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स. दो लंबे बोन्स अगर हैं तो उनके एंड पर, सपोज दीज आर 2 बोन्स, तो बोन्स के एंड पर जो है कार्टिलेज रहेगा ताकि ये इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन होगा इस फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके. टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कार्टिलेज आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ और एट द एंड ऑफ 2 लॉन्ग बोन्स. नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ bone cells. Till now we have discussed about supportive connective tissue, in that cartilage, structure, function, location we have discussed.
we have also discussed about the location and function of bone. Now we will study the structure of bone cells. Bone cells are the living cells in the body, and bones, total number of bones we know at the time of birth bones के नंबर 300 होते हैं. एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी बचपन में हमारे पास ज़्यादा बोन्स होते हैं, बट एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम लोग एडल्टहुड गेन करते हैं, आवर बोन्स रिड्यूसेस इन नंबर. ये कैसे होता है? बिकॉज सम बोन्स फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स. सो इसलिए जन्म के समय हमारे पास टोटल कितने बोन्स होते हैं? 300. बट एडल्टहुड के बाद हमारे पास सिर्फ 206 बोन्स बनते हैं. दीज आर द अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट बोन्स. दीज आर नॉट इन सिलेबस बट ओनली फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट आई एम टेलिंग. एंड डू यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा बोन बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है? सो दिस इज योर होमवर्क. यू जस्ट फाइंड दिस आंसर एंड राइट इन द comment box. So which part of our body consists of maximum number of bones? So answer you have to write in the comment box with your name. Otherwise with your parents name I won't be able to identify you. Now we will study about the structure of bone cell. Bone cell, पहले तो बोन्स क्या है? तो बोन्स आर अ स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी. दीज आर पोरस टिश्यू. पोर्स क्यों पाए जाते हैं? सो दैट ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स कैन पास थ्रू देम. नाउ बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स. बोन सेल्स, जैसे हम लोग कार्टिलेज सेल को बोले थे कॉन्ड्रोसाइट्स. कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, साइट्स मीन्स सेल. ठीक उसी तरह ऑस्टियो मीन्स बोन, साइट्स मीन्स सेल. तो बोन सेल्स को हम लोग कहेंगे ऑस्टियोसाइट्स. नाउ बोन इज सराउंडेड बाय अ हार्ड फाइब्रस लेयर दैट इज नोन एज पेरिओस्टियम. पेरिओस्टियम. Peri means surrounding the structure and ostium means bone. So the surrounding fibrous structure is known as periosteum. Now in the structure of bone we will find many pores like structures, canal like structure that is known as Haversian canal. Haversian canal allow blood vessels and nerve fibers to travel through them. So this is the structure of bone tissue. So bone tissue के जो structure होते हैं उसमें bone cells जो होते हैं वो Haversian canal के चारों तरफ concentric rings में arranged होते हैं. अब इस rings में जो अरेंजमेंट है ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस में पाया जाएगा बोन सेल, जैसे कि हम लोग कार्टिलेज के सेल्स में देखे थे. तो ठीक वैसे ही जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस जो होगा उसे हम लोग कहेंगे लैक्यूना. लैक्यूना इज द फ्लूइड फिल्ड स्पेस. इनसाइड लैक्यूना ऑस्टियोसाइट इज प्रेजेंट एंड from the lacuna some finger like projections or thread like projections comes out that is known as canaliculi. And through these canaliculi only one bone cell remain attached or connected to the another bone cell. So इस तरह से एक bone cell दूसरे bone cell से जो connection होगा वो किसके थ्रू होगा? canaliculi के थ्रू. So यहाँ पर देखते हैं Haversian कनाल के चारों तरफ जो बोन सेल्स हैं वो बोन सेल्स कहाँ रहेंगे? लैक्यूना के अंदर. और लैक्यूना से क्या निकलेगा? ये कनालिकुली. और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कमिंग आउट, दिस इज कनालिकुली. और ये एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड होगा कनालिकुली के थ्रू. सो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बोन डिस्कस कर चुके हैं. लोकेशन वी ऑल नो वेयर बोन्स आर लोकेटेड. अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो थ्रू द कमेंट बॉक्स ऑफ माई वीडियो. So my dear students, now we will talk about the last topic of connective tissue, that is fluid connective tissue. Fluid connective tissue is further divided into two categories, that is blood and lymph. Blood flows inside a closed
vascular system, that may be arteries, veins or capillaries, whereas lymph flows inside the lymphatic system. Now, blood is having different types of cells. These are erythrocytes, leukocytes and platelets. Erythrocytes, its color is red due to presence of hemoglobin in it, whereas leukocyte is of white color, and platelets that performs functions in blood clotting. Now, we will talk about the different parts of blood. Blood can be divided into two parts. The first part is its fluid part, that is of straw color and known as plasma, whereas the second part is the cellular part of blood. In a human body, approx 6 liter blood flows inside the body. Now, I have completed each and every topic of connective tissue. If you have any query, you can write in the comment box of YouTube video. Thank you for watching the video. Stay safe and healthy.